Hello, dear students. In this lecture, we see the physiological ions function of physiological ions. In previous lecture, we see the what is electrolytes, the function of electrolytes, फ्लूइड क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप देखे थे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कंटेन करके रखता है, आयंस कंटेन करके रखता है, कैटायंस और एनायंस, है ना। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब फ्लूइड क्या होता है, जैसे फ्लूइड मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया है कि फ्लूइड हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, कि जैसे हमारी बॉडी में कोई फंक्शन हो रहे हैं, है ना, तो उसे वर्क करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रोलाइट से आएगी। जो आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसके थ्रू आएगी, वो जो कहाँ प्रेजेंट है, फ्लूइड में प्रेजेंट है। तो एक होता है इंट्रा और एक होता है एक्स्ट्रा। इंट्रा कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। एक्स्ट्रा कहाँ होते हैं, सेल के बाहर होते हैं। ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ होते हैं मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ होते हैं माइनर इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने आपको बताया भी था कि आपको किस तरह से याद करना है उसके मेजर और माइनर को, है ना। और हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं, मिनरल होते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं, है ना। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल आयंस, जो आयंस हम लोगों ने देखे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका क्या यूज़ है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले आयंस पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक आयंस क्या होता है। फिजियोलॉजिकल आयंस के बारे में पढ़ने से पहले, इंडिविजुअल आयंस के बारे में पढ़ने से पहले ओवरऑल फिजियोलॉजिकल आयंस क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस, INORGANIC, ठीक, इनऑर्गेनिक आयंस। अब ये क्या होते हैं, जैसे देखो जो आयंस हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आयंस किस टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना। ये भी हम लोगों ने कल देखा था। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसी से हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस और एनायंस। अब जैसे हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन का किस तरह से वर्क करता है, जैसे आप लोग कुछ देख रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ आपने ये सुना, आपने ये देखा। आपके ब्रेन को कैसे पता चलता है कि हाँ ये, जैसे आपने ये एप्पल देखा, ठीक है, मान लीजिए ये एप्पल है, ठीक। अब यहाँ पे आपने ये एप्पल, मैं बोल रही हूँ कि ये एप्पल है, पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है, सिंपल सा, एप्पल तो दिख नहीं रहा है, ठीक। तो ये आपको कैसे पता चला कि ये एप्पल नहीं ये सर्कल है, तो वो कैसे वहाँ पे मैसेज कैसे गया हमारे ब्रेन तक के, तो नर्व के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज गया। तो देखो जैसे हमारा ब्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी की भाषा समझता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की भाषा समझता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं या आंखों से कुछ देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टिक नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है और फिर हम देख पाते हैं। हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हाँ हमने ये वीडियो देखा है, हाँ ये वीडियो में ये बोला जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है, न मैसेज जा रहा है ब्रेन तक के, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, नर्व के थ्रू, है ना। अब आप सुन रहे हैं, ठीक, यहाँ भी जैसे आप सुन रहे हैं तो वो भी कहाँ, वो भी कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फिर वो हमारी ब्रेन तक के मैसेज जा रहा है नर्व के थ्रू, और आप सुन पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। ये सब किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, आयंस के थ्रू। अब हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल आयंस क्या है और उनके क्या फंक्शन है, इंडिविजुअल आयंस के क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग कौन कौन से आयंस पढ़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये टेबल है, कुछ एनायंस है, एनायोनिक और कैटायोनिक की, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो देखो अब हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, जैसे आप एक काम करो, MSP, MSP, BP, CP, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आयंस दिए हुए जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको किस तरह से याद रखेंगे। तो MSC, BP, MSC, BP और
Cp। तो M क्या है, मैग्नीशियम। S क्या है, सोडियम। C क्या है, क्लोराइड। Bp बाइकार्बोनेट। P क्या है यहाँ, फॉस्फेट आयंस। C मतलब कैल्शियम और P क्या है, पोटेशियम। ठीक, आप इस तरह से याद रखेंगे MSC BP CP। ये याद करने का एक टेक्निक होता है, MSC BP CP याद रख लीजिए, है ना। मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, कैल्शियम और पोटेशियम। अब हम इन सभी आयंस के बारे में देखेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए क्या वर्क करते हैं और क्यों नेसेसरी होते हैं, क्या यूज़ है इनका। कैल्शियम के बारे में देखेंगे। अबाउट 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज फाउंड इन बोन। हम कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, बोन में पाया जाता है। रिमेनिंग इन परसेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, ओनली 10% ऑफ ingested calcium is absorbed from the intestinal tract and the remainder is excreted with feces। मतलब क्या है कि जो आपका 10 पर अगर आप कैल्शियम लेते हैं तो उसमें से कितना परसेंट इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब होता है, 10%, और बाकी एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज इन प्लाज्मा एवरेज अबाउट 9.4 mg/dl। ठीक, या 9 to 10 mg/dl। कितना कंसंट्रेशन होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम का, 9 to 10 mg/dl। कैल्शियम लेवल इन प्लाज्मा इज रेगुलेट विथ इन नैरो लिमिट्स बाय पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स के क्या करता है, रेगुलेट करता है। द कैल्शियम इन प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म। कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 3 फॉर्म में। अबाउट 40% इज कंबाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन एंड इज नॉट डिफ्यूजिबल थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन। अबाउट 10% कंबाइंड विथ अदर सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा एंड इंटरस्टाइटियल फ्लूइड। इंटरस्टाइटियल फ्लूइड किसका पार्ट था, एक्स्ट्रा का पार्ट था, है ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स थे। तो उसमें क्या था हमारा, सिट्रेट, फॉस्फेट फॉर इंस्टेंट। अब इंटरस्टाइटियल फ्लूइड क्या होता है, आपको पता ही है, 2 सेल के बीच में जो गैप होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टाइटियल फ्लूइड and is diffusible through the capillary membrane in such a manner that it is a non-ionized। The remaining 50% calcium present in plasma। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक, कहाँ, प्लाज्मा में, ब्लड के साथ में, है ना। diffusible through the capillary membrane and ionized। This ionic calcium does most of the function of calcium in the body। अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन है कैल्शियम के। आपको ये याद रखना है कि यह कहाँ यूज़ होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जो हमारा ब्लड का थक्का जमना मतलब जैसे कि क्लॉटिंग हो जाती है ना, ऐसे धब्बे धब्बे, जैसे आपका ब्लड है ना, जैसे ही आपका ब्लड आपकी बॉडी जैसे बाहर आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है ब्लड, है ना, थक्का जम जाता है। आप लोगों ने इस देखा भी होगा, 11th-12th में पढ़ा भी होगा, है ना। तो उसमें ये क्या वर्क करता है, कैल्शियम की नीड होती है उसके लिए भी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरियस स्मूथ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक, एक होता है, क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब होता है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कैल्शियम इज असेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन cardiac muscles as well as for the conduction of electric impulse in certain region of heart। ठीक, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी डैमेज में भी इसका वर्क होता है। कैल्शियम ऑल्सो प्ले रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन, सेल एडहेशन एंड फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल सेल मेम्ब्रेन एज वेल। नाउ हाइपर कैल्सेमिया। अगर हाइपर कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है,
और हाइपोकैल्सेमिया मतलब होता है अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो कौन सी डिसीज़ होती है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो ये हाइपर कैल्सेमिया फर्स्ट है। द नर्वस सिस्टम इज़ डिप्रेस्ड, क्या हो जाएगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। एंड द रिफ्लक्स एक्शन ऑफ CNS, CNS मतलब जो ब्रेन है ना, CNS कौन सा पार्ट होगा, ब्रेन। सिस्टम कौन सा होगा, जो ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, बिकम स्लजिश, क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा, मतलब कि वो वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है। इट ऑल्सो डिक्रीजेस द क्यूटी इंटरवल ऑफ द हार्ट, जो हमारी, ये आप लोगों देखो, ये आपने देखा होगा, इस तरह से रहता है कुछ, वो ग्राफ बनता है ना। तो ये क्या होता है, ECG बनता है। ECG में क्या होता है, ये ग्राफ बनता है हमारे यहाँ, है ना। तो ये जो इसमें QT है ना, इसमें जो ये यहाँ से जैसे QT लेवल जो है, तो वो उसके इंटरवल को क्या करता है, कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक, यहाँ पे एक ये देखिए, ये जो Q है ना, ये ECG, अब यहाँ पे एक Q और T है ना, ये जो है इसे क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है। ये हमारी जिस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है उसके बारे में ये एक पूरा ग्राफ आपको ECG में बताया जाता है। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तब ये होता है। इट कॉज कॉन्स्टिपेशन एंड लैक ऑफ एपेटाइट एंड डिप्रेस कॉन्ट्रैक्टाइलिटी ऑफ द मसल्स वॉल ऑफ द GIT। ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ना। हाइपोकैल्सेमिया ऑकर्स ड्यू टू, क्यों, मतलब कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है, तो विटामिन D की डिफिशियंसी हो जाती है ना। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, विटामिन D डिफिशियंसी हो जाती है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, क्या हो जाता है, थायराइड ग्लैंड, मतलब जो बोलते हैं ना थायराइड कम हो गया है, ये थायराइड का लेवल कम हो गया है, तो वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस, ठीक, तो क्या हो जाता है इसमें, ऑस्टियोब्लास्टिक मतलब जो मतलब जो हमारी बोन्स होती है उसमें, उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। कुशिंग सिंड्रोम भी हो जाता है। ठीक है। एक्यूट पैंक्रियाटिस एंड एक्यूट हाइपर फॉस्फेटेमिया भी हो जाता है। ठीक। देन चेंज इन ब्लड pH कैन इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन विथ एसिडोसिस, लेस कैल्शियम इज बाउंड to plasma protein and cause the hypocalcemia. Now next is sodium. Sodium क्या करता है, the sodium and its associate anions mainly chloride account for more than 90% of solute in extracellular fluid compartment. कितना होता है इसका, देखो मेनली सोडियम को हम लोग किसके थ्रू लेते हैं, क्लोराइड के थ्रू। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था NaCl सॉल्यूशन है ना, वही है। तो NaCl में क्या रहता है, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। तो ये 90% ऑफ द सॉल्यूट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज 142 MEq per liter in extracellular fluid and 10 MEq per liter in intracellular fluid। ये इसका कंसंट्रेशन है। प्लाज्मा सोडियम इज अ रीजनेबल इंडक्टर ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अंडर मैनी कंडीशन। अब अगर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है या हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है तो क्या होता है, मतलब अगर सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कैन रिजल्ट फ्रॉम लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंडीशन दैट कॉज हाइपोनेट्रेमिया वॉइंग टू लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड इंक्लूड। फर्स्ट क्या होता है, जब एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है तब, ठीक, तब क्या होता है NaCl कम होने लगता है। बहुत बार होता है BP लो हो जाता है
तो क्या होता है, NaCl का लेवल कम हो जाता है, फिर बॉटल लगानी पड़ती है। बीपी लो होता है तो क्या होता है, बीपी लो की कोई टैबलेट नहीं है। ये याद रखना कि अगर आपका बीपी लो हुआ तो उसकी कोई टैबलेट नहीं है, बट अगर आपका बीपी हाई होता है तो उसकी टैबलेट ज़रूर है, पर बीपी लो की आज तक टैबलेट नहीं बनी है। ठीक। डायरिया और वॉमिटिंग होने लगती है ना, जब ये सब बीपी लो के सिम्टम्स है। एंड ओवर यूज ऑफ डायूरेटिक दैट इनिबिट किडनी टू कंजर्व सोडियम, एडिसन डिसीज हो जाती है। ठीक। नाउ हाइपर नेट्रेमिया कैन बी ड्यू टू, अगर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्या होता है, वाटर लॉस होता है, कुशिंग सिंड्रोम होने लगते हैं। ठीक है। देन पोटेशियम, अब हमारा नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम इज मेजर इंट्रासेल्युलर cations present in concentration approximately 23 times higher than the concentration of potassium present in extracellular fluid compartment। क्या होता है, 23 times higher than concentration of potassium present in extracellular fluid compartment, about 95% in the cell and only 2% in extracellular fluid। क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम है वो 95% कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर, और सिर्फ 2% एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात यह है कि 95% जो आपका पोटेशियम है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और सेल के बाहर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड पोटेशियम concentration is normally रेगुलेट एट 4.2 MEQ पर लीटर। ये आपको लिमिट याद रखनी है, ठीक है, कि इसकी लिमिट कितनी होती है, 4.2 MEQ पर लीटर। दिस इज बिकॉज मैनी ऑफ सेल फंक्शन आर सेंसिटिव टू चेंज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटेशियम कंसनट्रेशन। ठीक। अब देखो हाइपर कैलेमिया, अगर हाइपर कैलेमिया हो जाता है या हाइपोकैलेमिया हो जाता है, पोटेशियम की इफिशियंसी हो जाती है या पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, ऑकर्स ड्यू टू हाई इनटेक ऑफ पोटेशियम और इन किडनी डैमेज। क्या हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है। इंक्रीज इन पोटेशियम कंसनट्रेशन कॉज कार्डियक अरिथमिया। क्या हो जाता है, कार्डियक अरिथमिया हो जाता है ना। प्रॉपर हमारा हार्ट वर्क नहीं कर पाता है अगर पोटेशियम की ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो। नाउ हाइपरकैलेमिया अगर हो जाता है, जैसे हाइपोकैलेमिया हो जाता है, जैसे पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है, पोटेशियम हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो क्या होता है, वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, बर्न, डायबिटिक कोमा, ओवर यूज ऑफ थायाजाइड, डायूरेटिक्स एंड एल्केलॉइसिस एक्सेट्रा। क्यों हो जाता है ये, कम कैसे हो जाता है पोटेशियम, तो किसकी वजह से, थायाजाइड डायूरेटिक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होने लगती है, डायरिया हो जाता है, बर्न्स एंड डायबिटीज कोमा। नाउ क्लोराइड भी सेम है, NaCl सॉल्ट हमारी बॉडी में बहुत नेसेसरी है, तो इसका कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, 103। उस सोडियम का कितना था, 142। ठीक, ये देखो सोडियम का कितना है, 142, और यहाँ क्लोरीन का कितना है, 103। दैट इज़ अ मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायंस। कहाँ होता है ये, एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है, और हमारा पोटेशियम कहाँ प्रेजेंट था, इंट्रा सेलुलर। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, क्या कहता है, प्रॉपर हाइड्रेशन देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल कैटायन एनायन बैलेंस इन वैस्कुलर इंटरस्टाइटल कंपार्टमेंट। ठीक, यह हमारे 2 कंपार्टमेंट है, उसमें से कहाँ प्रेजेंट रहता है ना। क्लोराइड आयंस हैज़ नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये कहाँ यूज़ होता है, यूरिनरी एसिडिफायर करने में यूज़ होता है। ठीक। डिक्रीज क्लोराइड कंसंट्रेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ, अगर हमारे क्लोराइड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, कम हो जाता है तो क्या होता है, सॉल्ट लॉसिंग नेफ्रेटाइटिस लीडिंग टू लैक ऑफ ट्यूबुलर
reabsorption of chloride, metabolic acidosis such as found in diabetes mellitus, in renal failure and prolonged vomiting. क्या होती है? वॉमिटिंग होने लगती है. नाउ अगर इंक्रीज हो जाता है क्लोराइड आयंस तो क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो. रीनल ब्लड फ्लो मतलब जो किडनी की तरफ जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. और हार्ट फेल्यूर हो जाता है. ठीक, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो जाता है और एक्सेसिव क्लोराइड अपटेक होने लगता है. ठीक है. फॉस्फेट अब फॉस्फेट इज अ प्रिंसिपल एनायन. क्या है ये? एनायन है ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड. कहाँ प्रेजेंट है ये? सेल के अंदर. इंट्रा मतलब सेल के अंदर. प्लाज्मा फॉस्फेट इन द प्लाज्मा इज मेनली इन टू फॉर्म, HPO4 एंड H2PO4. HPO4 एंड H2PO4. ठीक. द कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 ये किससे दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कौन कौन से? एक तो HPO4 और दूसरा प्रेजेंट हुआ H2PO4. तो इसका कंसंट्रेशन कितना? 1.5 और इसका कितना है? 0.26. ठीक. आपको लिमिट यूनिट भी याद रखनी है, एम मोल पर लीटर. व्हेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक फॉस्फेट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड rises, so does the concentration of each ions. When pH of extracellular fluid become more acidic, there is relative increase of H2. अगर हमारे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसका pH ज़्यादा हो जाता है या एसिडिक pH हो जाता है ना, जो pH है वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है. तो वहाँ पे क्या हो बढ़ जाता है? H2PO4 जो है वो बढ़ जाता है और HPO4 कम हो जाता है. फॉस्फोरस इज असेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम. प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम के लिए होता है. नॉर्मल बोन एंड टूथ डेवलपमेंट के लिए भी उसका जरूरी होता है फॉस्फोरस, है ना. मेटाबॉलिज्म कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए होता है. बोन और टूथ जो हमारी टीथ है उसके डेवलपमेंट के लिए भी फॉस्फोरस ज़रूरी होता है. और बफर सिस्टम में भी फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. जो हमारे बफर सिस्टम है बॉडी के लिए उसके लिए भी फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हाइपर विटामिनोसिस. ठीक. ये हाइपर और हाइपो, अगर फॉस्फोरस ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो क्या होगा? कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रीनल फेल्यूर. रीनल फेल्यूर मतलब किडनी जो है वो फेल हो जाती है, मतलब वर्क करना बंद कर देती. जो हमारी किडनी है वर्क करना बंद कर देती है. थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉयड कम हो जाता है ना. और हाइपोफॉस्फेटीमिया में क्या हो जाता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है. हाइपर मतलब थायरॉयड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. पॉसिबल लॉन्ग टर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड थेरेपी. ठीक. बाइकार्बोनेट इज द सेकेंड मोस्ट प्रीवेलेंट एनायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट. ये सेकेंड मोस्ट प्रीवेलेंट एनायन होता है अलॉन्ग विथ कार्बोनिक एसिड. किसके साथ होता है? कार्बोनिक एसिड के साथ में बाइकार्बोनेट. ठीक है. कार्बोनिक एसिड के साथ में अलॉन्ग होता है. इट एक्ट एज अ बॉडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम. ठीक. ये भी बफर सिस्टम की तरह वर्क करता है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं. और व्हेन देयर इज रिडक्शन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हाइड्रोजन आयन रिडक्शन, आपको पता ही है इसमें क्या होता है? H+ जो H आयन है वो रिमूव होते हैं, H+ आयन रिमूव होते हैं. ठीक है. द किडनी फेल ऑफ रीएब्सॉर्ब ऑल द फिल्ट्रेट बाइकार्बोनेट, दे आर इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मली बफर हाइड्रोजन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जो हमारे बाइकार्बोनेट है वो मेनली बफर में किस तरह से वर्क करते हैं? हाइड्रोजन आयंस की तरह वर्क करते हैं. और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक. मैग्नीशियम द सेकेंड मोस्ट plentiful cation in the intracellular fluid. About 50% of total body magnesium is combined with calcium and phosphate in bone. ठीक. ये 50% कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टोटल बॉडी मैग्नीशियम इज कम्बाइंड विथ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. Essential component of many enzymes involve phosphate metabolism, also used in functioning of neuromuscular system. ये जो हमारे
न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसके फंक्शनिंग में भी इसका यूज़ होता है। किसका? मैग्नीशियम का। सॉल्युबल मैग्नीशियम सल्फेट यूज्ड फॉर, जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो कहाँ यूज़ होते हैं? CNS डिप्रेशन, कॉन्वल्शन स्टेट, सिम्टम्स ऑफ टिटनस के टाइम पे भी, ड्यू टू स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम ओरली सो यूज टू एज सलाइन कैथार्टिक। जब अगर ऐसा लगता है तो ओरली आप नहीं दे पा रहे हो, जो स्लो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आप लोग किसके थ्रू देंगे? सेलाइंस के थ्रू। नाउ अभी हमारा ये फिजियोलॉजिकल आयंस कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ थैंक यू।